और कोलकाता की डॉक्टर बेटी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। कोर्ट ने सुनवाई के वक्त बंगाल सरकार से सवाल पूछे तो कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में अस्पताल प्रशासन के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। आज लाउड एंड क्लियर में आपको हम बताएंगे कोर्ट की बड़ी टिप्पणी क्या थी, पुलिस से लेकर बंगाल सरकार तक पर कोर्ट के सवाल क्या हैं। इन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण था। अब आपको हम विस्तार से बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आखिर क्या है, कोर्ट ने क्या कहा है। सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बंगाल पुलिस का आचरण बेहद संदेहजनक। हमने 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। बंगाल पुलिस ने कानून का पालन नहीं किया, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई। हैरानी है कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर, राज्य और सीबीआई के रिकॉर्ड्स में अंतर क्यों? पश्चिम बंगाल सरकार क्या छिपा रही है? पोस्टमार्टम के बाद घटनास्थल का घेरा गया और अस्पताल प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। लगता है केस नंबर बाद में डाला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मामले पर यह टिप्पणी। लेकिन बंगाल डॉक्टर फोरम के डॉक्टर कौशिक लहरी का बयान आ रहा है। संदीप घोष पर डॉक्टर कौशिक लहरी का यह बयान, घोष के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी, घोष पर उगाही तक के आरोप लगे हैं। किन लोगों के बारे में जानकारी थी पर्सन टू पर्सन, हालांकि कुछ लोगों को कॉलेज से हटाया भी गया है कि जो लोग वहां पे माल प्रैक्टिस और गलत तरह की चीजें कर रहे थे। एक तो जो जिसका अभी सीबीआई में हर रोज जो बुलावा हो रहा है अभी वहाँ पे, उसका नाम नहीं लाना चाहते ठोंठ में, वो आदमी बार बार जो हम बोलना चाहते वो अकेले नहीं है, उसके साथ भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो मीटिंग किए थे। ये घिनौना जो घटना हो गया था वहाँ पे, जो होने के बाद भी मीटिंग हुआ था वहाँ पे, तो हुआ देयर किसने फ़ोन किया, किसने पुलिस के पास बोला 10:10 में अनकॉन्शियस बॉडी मिला, किसने बोला? कोई डॉक्टर है? किसने वो जो पेरेंट है उसका फादर का फ़ोन किया था आपका डॉटर का सुसाइड हो गया, किसने बोला? डॉक्टर है। ये देख के पता नहीं चलता ये सुसाइड का केस नहीं है, अनकॉन्शियस नहीं है, ये लड़की मर गया। आप कोई लड़की का बाप आप नहीं है, पिता नहीं है, आप पिता समान नहीं है ये हॉस्पिटल का। तो ये जो सब है, ये आदमी अकेले नहीं है, ये आदमी के साथ और भी है। ये सबको एक साथ लेके अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जो देख रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हाथ जोड़ के हम बोल रहे हैं, प्लीज़ सर देखिए, ये छोड़ देना नहीं चाहिए। इसके बाद कोई दूसरा इशू आ जाएगा, इससे पब्लिक का जो व्यू है सब हट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। संगीन आरोप इस पूरे मामले पर जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, उसी के तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर और डिटेल आपके सामने, क्योंकि कोलकाता कांड पर 10 बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, सवाल संदीप घोष को लेकर इसलिए भी क्योंकि अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष वसूली रैकेट चलाता था, ये आरोप भी लगे हैं। आपको बता दें, घोष पैसे लेकर छात्रों को परीक्षा में पास कर देता था। घोष कुछ छात्रों का एक गिरोह बनाकर काम करता था। घोष पर यूसिरिन सिलाइन बॉटल्स बेचने के भी आरोप लगे हैं। हालांकि फेहरिस्त इसमें और लंबी है, जहां देखिए किस तरीके से आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष में नजदीकी को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। संदीप घोष के खिलाफ कई बार शिकायत करवाई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वारदात के बाद संजय रॉय ने अरूप के बैरक में गुजारी और माता पिता को 4 घंटे के बाद शव देखने दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से 10 बड़े खुलासे हो रहे हैं, आपको बता दें पोस्टमार्टम के 8 घंटे बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और लेडी डॉक्टर के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की गई। ये 10 बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट की तरफ से भी बड़ा दावा किया जा रहा है, डॉक्टर संदीप रैकेट चलाते थे, पैसे लेकर छात्रों को पास फेल करते थे। आपको यह भी बता दें, डेड बॉडी सेल करते थे डॉक्टर संदीप, ये तक दावा किया जा रहा है। एसआईटी के सामने मैंने सारी बात रखी है। जिन विसल ब्लोअर की बात हो रही है उस अस्पताल को लेकर, आप सबसे पहले विसल ब्लोअर थे जिन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज़ उठाई। आपको कैसी कौन कौन सी बातें पता चली जिसको आपने एक तरीके से कंप्लेन में दिया? देखिए, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट लोगों के पीछे लगते थे, स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे और उनसे पैसा ऐंठते थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट का ग्रुप उन्होंने बना लिया था जिसको दे करके ये काम करवाते थे। पैसा का जो वसूलने का
स्टूडेंट लोगों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोगों को टारगेट करना, उन स्टूडेंट को वो गेस्ट हाउस में बैठा के पोल्यूटेड करते थे, उनको शराब पिलाते थे, उनको पैसा देते थे और ये स्टूडेंट उनके लिए आंदोलन भी करते थे। तो ये इसके खिलाफ भी मैंने, दूसरा वो बायोमेडिकल वेस्ट का लेकर के एक स्कैम था जो यूज़, जैसे सिरिंज, यूज़ हैंड ग्लव्स, यूज़ सलाइन बोतल, ये सब जो है डिस्पोज नहीं होके, ये नियम है कि आपको इसको डिसइंफेक्ट करके डिस्पोज करने का, लेकिन उसका जो पर्सनल एक सिक्योरिटी था, एडिशनल सिक्योरिटी, वो इन चीज़ों को बेचते थे। और इसके पीछे 2 बांग्लादेशी सिटीजन था जिसको मैंने अपने रिपोर्ट में एक्सपोज किया था। मैंने इंक्वायरी किया था, अपनी इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट में मैंने सबमिट दिया था और इसमें मैंने नाम भी मेंशन किया था और इसमें मास्टरमाइंड डॉक्टर संदीप घोष थे। इसके अलावा टेंडर में कमीशन खाना, जैसे टेंडर दे देना। अब मान लीजिए एक टेंडर तो वैसा हुआ कि वो रात को बातिल करते हैं, उसे कैंसिल करते 11:55 में, और 1 बजे रात को, संडे का दिन, 1 जनवरी का दिन, रात के अंधेरे में। ऐसा क्या है कि आप टेंडर का ऑर्डर दे रहे? आप दिन में दीजिए, ऑफिस वर्किंग आवर में दीजिए। मैं वहाँ पे काम किया हूँ। उनके आने से पहले ये ईस्टर्न इंडिया का 1 नंबर कॉलेज था, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज था, लेकिन इस 2 साल में इन्होंने बर्बाद कर दिया कॉलेज का इमेज, रेपुटेशन सब ख़त्म कर दिया। मैंने विजिलेंस कमीशन को कंप्लेन किया था, एंटी करप्शन में इनके खिलाफ कंप्लेन किया था, मगर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को 14 दिन हो चुके हैं। इन 14 दिनों में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी और एक बार फिर इस केस पर तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि उन्होंने 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा है। कोर्ट ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर उन्हें संदेह है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से काम पर लौटने की भी अपील की है। वहीं इस केस में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सीबीआई की जांच के दायरे में 25 किरदार हैं, जिनमें से सबसे अहम किरदार आरोपी संजय रॉय के अलावा आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। संदीप घोष से लगातार 7वें दिन पूछताछ जारी है और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे डॉक्टर संदीप घोष पर शक भी गहराता जा रहा है। अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का आगे रुख करूंगी, क्योंकि इस सुनवाई में बंगाल सरकार के वकील के तौर पर कपिल सिब्बल पेश हुए। उनसे कोर्ट ने कई सवाल पूछे। आपको यही इंफॉर्मेशन अब सवाल और जवाब के तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर दे रहे हैं, जहां सवाल हुआ अप्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह क्यों, जिस पर जवाब मिला टाइमलाइन दी, वीडियोग्राफी से सब कुछ स्पष्ट। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर क्यों हुई, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया, जिसमें बंगाल सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा गया मुझे टाइमलाइन स्पष्ट करने का मौका दिया जाए। हालांकि सवाल उस लिहाज से कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां पर है, जवाब ये केस डायरी का हिस्सा और पेश है। हालांकि इसमें सवाल ये भी पूछा गया कि क्या रिपोर्ट में कुछ चीजें बाद में जोड़ी गई हैं, जिस पर जवाब मिला एसीजेएम की रिपोर्ट ऐसे नहीं बनती है। हालांकि सवाल और भी हैं, जहां सख्ती दिखाते हुए पुलिस के तरीके के ऊपर सवाल उठाया गया कि पुलिस का तरीका सही नहीं है, गलत धारणा बनाई जा रही है। बंगाल सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए यह बात कही गई, सीआरपीसी के हिसाब से पुलिस कार्रवाई नहीं, 30 साल में ऐसा नहीं देखा गया है। जबकि जवाब मिला कि ऐसा नहीं है, केस डायरी का पेज नंबर 2 देखें। हालांकि इसमें जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं उसमें अननेचुरल डेथ केस कब दर्ज किया गया, यह सवाल उठाया गया, जिस पे जवाब मिला कि दोपहर 1:45 पर। सवालों में पूछताछ और पूछताछ पंचनामा कब किया, यह भी उठाया गया, जबकि जवाब इसका आया कि शाम 4:20 से 4:40 बजे तक। सवाल यह था कि 11:30 का क्या जिक्र है, 23:30 का क्या जिक्र है, ये मीटिंग के पॉइंट हैं। केस डायरी का दूसरा अंतिम पैरा देखें, यह जवाब इस पर दिया गया। और सवालों के तहत सुबह 10:10 बजे 10:10 पर अस्पताल ने घटना की सूचना दी। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में यूडी समय का जिक्र किया गया है। हालांकि जीडी एंट्री सुबह 5:20 की बताई जा रही है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती सामने आई है और जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई है, लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच कहां तक पहुंची है, इसी बारे में सवाल करती हूं। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, महत्वपूर्ण बात यह कि 25 किरदार जिनके इर्द गिर्द पूरे मामले की जांच घूम रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए आज कोर्ट की भी सख्त टिप्पणी।
जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई लगातार इस मैटर को लेकर अपनी तफ्तीश कर रही है। तकरीबन 25 से ज़्यादा किरदार हैं सीबीआई के सामने जिनके बयान लगातार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सबसे पहले मुख्य आरोपी संजय रॉय, जिसने रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद सबूत मिटाने को लेकर और या फिर ये कहे कि तमाम अस्पताल में जो अनियमितताएं हो रही थी उसको लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा हॉस्पिटल का अन्य स्टाफ जो मौके पर मौजूद था, वो सिक्योरिटी गार्ड जो उस रात तैनात थे हॉस्पिटल के अंदर, ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर लगातार सीबीआई अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। उन पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की गई जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे या फिर जिन्होंने इस मुकदमे को दर्ज किया। उन डॉक्टर से पूछताछ की गई जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया। तो कुल मिलाकर ऐसे 25 से ज़्यादा किरदार हैं जिनसे लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि जिस दौरान ये बयान दर्ज किए जा रहे हैं उस दौरान सीबीआई बाकायदा जो कोलकाता पुलिस को इन लोगों ने अपने बयान कर दिए थे उन बयानों को भी एनालिसिस कर रही है, उन बयानों को भी पढ़ रही है, यानी कि कहीं कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है इनके बयानों में, ये जानने की कोशिश कर रही है। दूसरा, आज जो वेस्ट बंगाल पुलिस है और इसके अलावा वेस्ट बंगाल सरकार का इस केस को लेकर जो रवैया रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी नाराजगी जाहिर की है, तल्ख टिप्पणियां इस दौरान की। खास बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोल दिया कि जो केस डायरी वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई है, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ पन्ने जोड़े गए हैं, जिसको लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए या फिर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात की भी तफ्तीश सीबीआई को करनी चाहिए। साथ ही सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट थी उसको पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो स्पॉट था, जो मौका वारदात था, उसको संरक्षित नहीं किया गया, उसको सुरक्षित नहीं रखा गया। इसके अलावा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। एफआईआर दर्ज करने में काफ़ी देरी हुई, यानी कि जो वारदात थी वो अर्ली मॉर्निंग की थी या फिर देर रात की थी, लेकिन एफआईआर कब होती है? 12 घंटे बाद, यानी कि 12 घंटे से भी ज़्यादा वक्त के बाद, रात को 11:30 बजे के करीब। इसके अलावा अननेचुरल डेथ इसको देखते ही घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद जीडी एंट्री की जाती है अननेचुरल डेथ की। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ वेस्ट बंगाल पुलिस को बल्कि वेस्ट बंगाल सरकार को भी एक तरीके से कटघरे में आज खड़ा किया। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र आपका। आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे अपडेट। और कोलकाता केस के बाद अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रधानमंत्री के कीव दौरे की। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है। पिछले कुछ दिनों में तो हालात और ज्यादा विस्फोटक हो चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। दुनिया के तमाम देशों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर है। सबको उम्मीद है कि पीएम के यूक्रेन दौरे से रूस यूक्रेन युद्ध का कोई स्थायी हल निकल सकता है। तो आज यूक्रेन दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पोलैंड के बाद यूक्रेन जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ट्रेन से कीव जाएंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, पीएम मोदी के दौरे पर दुनिया की नजर है और युद्ध के बीच पीएम मोदी का ये दौरा किस लिहाज से अहम है ये भी आपको बताएंगे। पीएम का ये पूरा कार्यक्रम आखिर रहने क्या वाला है और इसके मायने क्या है, इस बारे में बात करूंगी। मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही रविंदर सचदेव सर फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले पीएम का ये दौरा अहम क्यों है बता दें आपको, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर बातचीत को लेकर खबर बड़ी है। हालांकि गुट निरपेक्ष विरासत आगे बढ़ाने का मौका, वैश्विक शांति निर्माता बनने का अवसर, टेंशन के बीच संबंध संतुलन की कवायद, दुनिया में भारत को कूटनीतिक बढ़त, ये तमाम पहलू जिस पर एक्सपर्ट से चर्चा करने से पहले आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी के कीव दौरे पर पूरी दुनिया की भी नजर है। और आखिर पूरी दुनिया मोदी से क्या आस लगाकर बैठी है ये भी जान लीजिए, क्योंकि यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजर इस लिहाज से है जहां ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहां पर और शांति दूत की जो उनकी भूमिका रही है, रूस से करीबी संबंध होने के साथ साथ यहां पर जेलेंस्की से मुलाकात और यूक्रेन से कूटनीतिक जुड़ाव को लेकर खबर को समझना जरूरी है। यूरोप से मजबूत रिश्ते, इसका भी जिक्र क्यों कर रही हूं, एक्सपर्ट से सवाल करूंगी और साथ ही युद्ध विराम की उम्मीद के तहत विपिन, सबसे पहले सवाल आप ही से पूरे कार्यक्रम को लेकर और आज होने वाली इस अहम मुलाकात यूक्रेन के दौरे के बारे में बताएं।
देखिए, आज शाम भारतीय समय के मुताबिक लगभग रात में 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से मूव करेंगे कीव के लिए। और आप जानते हैं कि यूक्रेन के वजूद में आने के बाद और भारत से राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला यूक्रेन दौरा है। और इसको लेकर यूक्रेन का स्थानीय प्रशासन कहे या फिर यूक्रेन में रहने वाले भारतीय, वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। इस पर सिर्फ यूक्रेन और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों की नजर है, क्योंकि भारत उन चुनिंदा देशों में है सुरभि, जिनके संबंध यूक्रेन से भी है, जिनके संबंध रशिया से भी है। और सिर्फ लगभग 1.5 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया का दौरा करके वापस आए हैं और 1.5 महीने के अंदर वो अब यूक्रेन आ रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजर इस लिहाज से है कि क्या जिस शांति स्थापना की व्यवस्था या शांति स्थापना की गुंजाइश पूरी दुनिया कर रही है, क्या वो करने में भारत कामयाब होगा। और भारत ही वो देश है जो दोनों मुल्कों के जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है उनसे बात कर रहे हैं और अपनी बात रखेंगे। हालांकि इतना आसान कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ये जरूर है कि एक पहल भारत के द्वारा की जा रही है और इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री के दौरे की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री लगभग 6 घंटे का वक्त रहेगा जब वो कीव में आने के बाद यहां पर रुकेंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से वो कहां पर रुकेंगे, किन किन जगहों का दौरा करेंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात कहां पर होगी और कहां कहां जाकर वो लोगों से मिल सकते हैं, किन किन जगहों पर जाएंगे, इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और हम लोगों को भी लाइव कवरेज हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुरक्षा कारण एक लेकिन बड़ा तस्वीरें जरूर सामने आती हैं विपिन, और उन तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया की जो नजर उस पर बनी हुई है उस पर मैं सवाल एक्सपर्ट से करूं। उससे पहले ये तस्वीर दिखा दूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की से वो अब तक 3 बार मिल चुके हैं। पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात COP 2021 के दौरान ग्लासगो में हुई थी, फिर दूसरी मुलाकात 20 मई 2023 को हिरोशिमा में G7 समिट के दौरान और तीसरी मुलाकात 14 जून 2024 को इटली में G7 के दौरान हुई। अब जेलेंस्की ने वहीं पर पीएम मोदी को कीव आने का न्योता दिया था जिसे मोदी ने स्वीकार किया। रविंदर साहब, अब दोनों की मुलाकात कूटनीतिक लिहाज से भी, लेकिन यहां इस संघर्ष के बीच, यूक्रेन और रूस के संघर्ष के बीच हो रही इस मुलाकात के मायने समझाएं। थैंक यू वेरी मच। जैसे आप कह चुकी हैं और विपिन कह रहे हैं, ये मुलाकात बहुत अहम है, ऑप्टिक्स है और रियलिटी भी है। मेरे विचार से इंडिकेट करता है कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये डिसाइड किया कि ये यूक्रेन का दौरा हमें करना चाहिए जल्दी। 1 सेकेंडली, परंतु यूक्रेन में अकेले जाकर के वापस आना वो ज्यादा ही ऑप्टिक्स हो जाता कि स्टैंड अलोन विजिट हो गई, राइट। इसलिए एक और विजिट क्रिएट करी गई जो मुझे दिखता है पोलैंड की या किसी और ईस्ट यूरोपियन कंट्री की, बट उसमें पोलैंड सबसे अच्छा कैंडिडेट था हमारे लिए, मेरे विचार से। आई कम टू दैट। वो विजिट करी गई और उसके साथ यूक्रेन की विजिट कंबाइन कर दी गई ताकि ये ना दिखे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी केवल और केवल यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। दैट इज 1। सेकेंड, अब यस जो अटकलें हैं, ऑब्वियसली ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बड़ी इंटेंस सिचुएशन में है। इंडिया इस समय बार बार हम ये बात कहते हैं, मिडिल पाथ युग युद्ध का नहीं है, युग है जियो और जीने दो का, डायलॉग डिप्लोमेसी। परंतु अभी के हाल में ये दोनों साइड्स, नाइदर यूक्रेन और अमेरिका नॉर इधर रशिया, रेडी दिखते हैं ऐसे एक सिचुएशन पे आने को। तो इंडिया का अभी जो पोजिशनिंग चल रहा है, रोल बन रहा है, वो ये है कि जब ये वक्त आएगा अगले 6 महीने में, 9 में, 12 में, 18 महीने में अंदर होपफुली आ जाएगा, जब ये दोनों साइड्स एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट में आने के सिचुएशन में होंगे। भारत उसमें क्या अहम रोल निभा सकता है सर? सवाल इस लिहाज से कर रही हूं क्योंकि ग्राफिकली इंफॉर्मेशन रखना चाहती हूं। पीएम यूक्रेन जा रहे हैं, कैसे भारत की कूटनीति से यूक्रेन रूस युद्ध का समाधान निकल सकता है, इस पर सवाल करूंगी। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन जहां प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, डिप्लोमेसी और डायलॉग से समाधान की वो बात कहते हैं। भारत इकलौता देश जिसके रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे संबंध हैं, और रूस से घनिष्ठता की बात इसलिए क्योंकि मजबूत आर्थिक और सामरिक और राजनीतिक रिश्ते हैं। इसमें यूक्रेन से कनेक्शन को लेकर भी बात उस लिहाज से आपके सामने, जहां दोनों देशों में गहरा कूटनीतिक जुड़ाव है और यूरोपीय देश भी प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं, उनके नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। साथ ही भारत की आर्थिक मजबूती के लिहाज से भी दुनिया की उम्मीद भारत पर और नजर भारत पर बनी रहती है। इसी लिहाज से आज अब जिस दौरान प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है, क्या कीव दौरा ही गेम चेंजर होगा
इस बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि मोदी का ये कीव दौरा गेम चेंजर होगा। इसमें मुख्य एजेंडा क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए, क्योंकि जहां हम आर्थिक रिश्तों के लिहाज से बात कर रहे हैं, वहीं आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक और युद्ध विराम, ये 4 पॉइंट आपके सामने उसी लिहाज से रखे हैं जहां यूक्रेन को उम्मीद है कि पीएम की बात रूस मानेगा, युद्ध का हल निकल सकता है और सीज फायर पर भी बात बन सकती है। अब प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसे की जहां तक हम बात करते हैं, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। वैश्विक नेता की उनकी छवि, शांति के पैरोकार की उनकी इमेज और दुनिया में भारत की जो धाक है, इस पूरे नेतृत्व पर ग्लोबल ट्रस्ट है। और यही हम तब उस ग्राउंड जीरो से भी सुनते हैं विपिन, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जहां कहीं ना कहीं टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ महीने पहले पुतिन से मुलाकात, अब जेलेंस्की से होने वाली मुलाकात। मैं बार बार टाइमिंग के लिहाज से चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये दौरा क्या वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है, इस पर भी नजर। सुरभि, बहुत हद तक संभावना है कि गेम चेंजर साबित हो सकता है और कम से कम संवाद स्थापित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे कितने मुल्क हैं जो रशिया भी जा सकते हैं और यूक्रेन भी जा सकता है। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं 2 या 3 मुल्क, और उसमें भारत एक है। और भारत की कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया आज की तारीख में धीरे धीरे मानने लगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8-9 जुलाई को रशिया जाना, वहां के प्रेसिडेंट से बात करना, मुलाकात करना, गले मिलना, और उसके ठीक 1.5 महीने के अंदर पोलैंड आना और पोलैंड से कीव आना और कीव आकर प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात करना, और इस बात की पूरी संभावना है, दावे के साथ मैं ये कह सकता हूं कि ये युद्ध डिस्कस होगा। और कल भी पोलैंड में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ वॉर, वो कह रहे हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारत का जो स्टैंड है वो बहुत ज्यादा क्लियर है कि बातचीत से समाधान को निकाला जा सकता है। कल भी पोलैंड में दोहराया, रशिया में भी दोहराया, इस युद्ध के शुरू होने के दौरान दोहराया, और पूरी संभावना है कि कल भी वो दोहराएंगे और एक संवाद दोनों देशों में स्थापित करवाने की कोशिश करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, बीच का रास्ता निकालिए, युद्ध को रोकिए, दोनों मुल्क आगे बढ़े। और कम से कम 2.5 साल के बाद इस युद्ध को रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। इसीलिए यही मान रहे हैं एक्सपर्ट्स कि भारत युद्ध के समाधान के लिए कूटनीतिक और संवाद के माध्यम से प्रयास करेगा। एलएसी पर चीन की साजिश का नया सबूत अब सामने आ चुका है। लद्दाख से लगी एलएसी पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 6 नई हेली स्ट्रिप्स बनाई हैं। सैटेलाइट तस्वीरें आपके सामने। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। अब हेली स्ट्रिप बनाने की शुरुआत अप्रैल के महीने में हुई थी। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कुछ हेली स्ट्रिप पर अभी भी निर्माण कार्य जारी है। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने कि चीन ने ये हेली स्ट्रिप कहां बनाई है और भारत से इनकी दूरी कितनी है, क्योंकि बॉर्डर पर ड्रैगन की साजिश को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले चीन की इस साजिश को लेकर हुए खुलासे के बारे में जान लीजिए, जहां वेस्टर्न तिब्बत में हेली स्ट्रिप बनाए जाने को लेकर खबर पड़ी है। हालांकि लद्दाख के रेमचोंग से हेली स्ट्रिप की दूरी 160 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। इसमें इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के बाराहोती से 193 किलोमीटर दूर है ये, और 6 से 12 हेलीकॉप्टर की एक साथ तैनाती भी हो सकती है। हालांकि इसी बारे में एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले लाउड एंड क्लियर अंदाज में जरा खबर को समझिए, क्योंकि सवाल यही है कि चीन ने क्यों बनाई है हेली स्ट्रिप, क्या इसका असर भारत की सीमा सुरक्षा पर पड़ेगा, चीन बार बार उकसाने वाली हरकत क्यों करता है, चीन की आखिर मंशा क्या है। इंफॉर्मेशन वॉल पर सीधे इस बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि यह कदम भी चीन की उसी विस्तारवादी नीति का ही हिस्सा माना जा रहा है और चीन की सैन्य गतिविधियां भी इसके जरिए बढ़ेंगी। क्या इसकी भी संभावना है, क्योंकि दादागिरी दिखाने के लिए चीन जिस तरीके से ऐसी हरकतें करता है, उस लिहाज से बड़ी बात यही है कि चीन की हर हरकत पर भारत की नजर भी रहती है। ओवर टू यू रविंदर सर, चीन की इस साजिश और इस मंशा को लेकर सवाल कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। नहीं, मंशा तो एक तरह से समझे तो खतरनाक दिखती है। ये हेली स्ट्रिप्स का जो बनना, ये अगर वॉर स्ट्रैटेजी वालों से आप पूछेंगे तो मेरे विचार से इंडिकेट करता है कि देखिए वॉर्स होती हैं तो दूर दूर से एयरफोर्स मिसाइल्स इत्यादि, राइट, बट हेली स्ट्रिप्स का होना इंडिकेट करता है कि हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि छोटे डिस्टेंस पे लॉजिस्टिक सपोर्ट कर सके अपनी इन्फेंट्री को या ग्राउंड ट्रूप्स को। तो ये इंडिकेट करता है तैयारी फॉर अ वॉर ऑन द ग्राउंड, LAC पर जब भी अगर हो ना हो, बट उसकी तैयारी। तो ये बहुत ही डेंजरस
डेवलपमेंट है मेरे विचार से, इंडिकेटिंग कि चाइना एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयारियां करता जा रहा है। अभी तो ये हेली स्ट्रिप्स यहाँ पर है, राइट, इनके जो बॉर्डर में जो इन्होंने विलेजेस बनाए हैं, अभी ये सैटेलाइट इमेजेस आपने हेली स्ट्रिप्स की दे रही हैं। आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स में करीब हफ्ता 10 दिन पहले एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई सैटेलाइट्स को लेकर कि चाइना ने पूरी इंडिया के अलोंग नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट करीब 200 से ज्यादा विलेजेस, टाउन्स कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं प्रॉपरली, उनको सिविल पॉपुलेशन एज वेल एज आर्मी के सपोर्ट के हिसाब से डुअल पर्पस के लिए। तो चाइना की जो मंशा का हम प्रश्न कर रहे हैं, मंशा बिल्कुल भारत के प्रति पॉजिटिव बिल्कुल नहीं दिखती। शुक्रिया रविंदर जी इस तमाम चर्चा के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सियासत से जुड़ी बड़ी खबर का अपडेट, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ श्रीनगर पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया है। राहुल ने श्रीनगर से कुछ बड़ी बातें कही हैं, यही बड़ी खबर है, जहां राहुल गांधी ने कहा गठबंधन होगा लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान पहले। मोदी को राहुल ने नहीं, मोहब्बत ने हराया है। कश्मीर के लोगों के दर्द को मिटाना हमारा लक्ष्य है, मेरा जम्मू कश्मीर से खून का रिश्ता है। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको, यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। और इस वक्त लेटेस्ट न्यूज, जहां राहुल गांधी की फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठक खत्म हो चुकी है और करीब 1 घंटे तक राहुल और खड़गे की फारूक के साथ बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे पर भी चर्चा हुई है, हालांकि गठबंधन पर भी चर्चा संभव, सोर्सेस के हवाले से इस बारे में खबर आ रही है। और राहुल ने आज जिस तरीके से गठबंधन के संकेत दिए हैं, उस लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही, श्रीनगर से हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, बैठक में हुई चर्चा के तहत बड़ा सवाल गठबंधन को लेकर। देखिए, बिल्कुल 1 घंटे तक ये बैठक रही और बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि आप देख सकते हैं कांग्रेस हाईकमांड खुद अब्दुल्ला परिवार से मुलाकात करने के लिए आए। हालांकि कल से जितने भी कांग्रेस नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर यानी कि JKPCC लेवल पर ही ये साफ किया जाएगा कि किसके साथ गठबंधन होगा या किसके साथ नहीं। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ आना, अब्दुल्ला निवास और उसके बाद परिवार से मुलाकात करना, ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस जो है वो संजीदा है अलायंस को लेकर। लेकिन राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब वर्कर्स कन्वेंशन में बात की, वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं का समर्थन और उनके सहमति से ही वो अलायंस करेंगे। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने वादे किए हैं, लोगों से कहा कि वो उन्हें जो है मौका दे, वो पूरा करेंगे। खासतौर पर स्टेटहुड के हवाले से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस दिया जाएगा अगर वो सरकार बनाने में यहाँ सक्षम रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का रहा जम्मू कश्मीर के हवाले से। आप अंदाज़ा लगाइए, चुनाव की घोषणा होते ही तुरंत जो है दोनों दिग्गज नेता कांग्रेस के जम्मू कश्मीर पहुंचे और अब कुछ ही देर में यहाँ से निकलकर वो श्रीनगर से निकलकर जम्मू रवाना होंगे, जहाँ वो तमाम पोटेंशियल कैंडिडेट से बातचीत करेंगे और लगातार मंथन चल रहा है अलायंस को लेकर। लेकिन सवाल ये कि क्या स्टेटहुड का जो वादा किया है वो यहाँ इलेक्शन का नारा है या वाकई में पॉसिबल है, क्योंकि इससे पहले भी देश के गृह मंत्री ने कहा है कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन अब राजनीति राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट पे हो रही है कि स्टेटहुड का वादा वो करते हैं, तो क्या वो इलेक्शन के लिए नारा है कांग्रेस का। लेकिन इस बीच अब ये देखना है कि जम्मू और कश्मीर में अगर सियासी लेवल पर देखें तो सीट शेयरिंग पर काफी अंतर है। तो
कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी सक्षम है काफी जगहों पर। इरफान, दो महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ बताई हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे पर चर्चा हुई है और गठबंधन पर जिस लिहाज से चर्चा हो रही है उसमें नजर बनाए रखना जरूरी है कि गठबंधन के तहत किस फॉर्मूले के तहत आगे संभावनाएं बनती हुई नजर भी आ रही हैं। आपके पास और इंफॉर्मेशन लूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर पर कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर और कल शाम 3 बजे कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, पहली बैठक 10 उम्मीदवार तय किए जाएंगे। तो अब चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, क्या खबर कल होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर? ये देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि पहले चरण में 24 सीटें हैं, लेकिन 10 सीटों के ही नाम कल स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल करेगी और अंतिम मुहूर्त पर दोपहर 3 बजे सीईसी की बैठक में लगेगी। यानी कि जो सीटें छोड़ी जा रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से अभी तस्वीरें सामने आई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, भरत सोलंकी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा के साथ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की, और मुस्कुराते हुए तस्वीरें हैं। तो ऐसे में संकेत साफ है कि एनसी के साथ तो गठबंधन कांग्रेस करने जा रही है, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, क्या उसमें पीडीपी को शामिल करा पाएगी कांग्रेस, क्योंकि उमर अब्दुल्ला इसके सख्त खिलाफ है। ये फॉर्मूले और ये पूरी तस्वीर सामने आनी बाकी है, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं कि एनसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन तकरीबन तय हो गया है। शुक्रिया, नजर बनाए रखें, आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। कुमार विक्रांत बता रहे हैं कि गठबंधन को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है और कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है 3 बजे। कांग्रेस चुनाव समिति की ये बैठक और 10 उम्मीदवार पहले इसमें तय किए जाएंगे। लेकिन अब चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, आपको बता दें घाटी में भी कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर खबर आई है, जहां अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियों की तैनाती और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ये तैनाती की जा रही है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होना है। तो खबर यही है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब व्यापक तैयारी हो रही है और इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, सीधा आपको बताएंगे कि आखिर घाटी में अर्धसैनिक बलों की कहां कितनी कंपनियां तैनात की गई हैं, क्योंकि अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर जो खबर सामने आई है उसमें इंफॉर्मेशन वॉल पर जानकारी आपके सामने, जहां 55 कंपनी श्रीनगर में, 50 अनंतनाग में, 31 कुलगाम और 24 बडगाम में। हालांकि अलग अलग इलाकों पर की जा रही तैनाती को लेकर खबर पुलवामा, अवंतीपोरा, शोपियां और कुपवाड़ा से भी है, जहां 24 कंपनी पुलवामा में, 24 कंपनी अवंतीपोरा में और 22 कंपनी शोपियां में, साथ ही 20 कंपनी कुपवाड़ा में भी तैनात और साथ ही 17 कंपनी बारामूला, हंदवाड़ा में 15, बांदीपुरा में 13 और गांदरबल में 3 कंपनियां। हालांकि घाटी में जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है, चुनाव के मद्देनजर की जा रही ये तैयारी भी महत्वपूर्ण है। अब 3 तस्वीरें आपके सामने होंगी। बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की 3 अलग अलग कहानियां कहती हैं ये तस्वीर। अयोध्या में नाबालिग से गैंग रेप में आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स 4000 स्क्वायर फीट में बना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने पथराव करने के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। कन्नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार के अवैध कोल्ड स्टोरेज पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। उसने करीब 450 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर अवैध कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया था। और अब बात भारत के नए इंजीनियरिंग चमत्कार की, जिसे देखकर हर कोई दंग है। तमिलनाडु के पम्बन द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए एक नया ब्रिज बनाया गया है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ब्रिज का ट्रायल चल रहा है और पहली बार इस ब्रिज का लोड रिफ्लेक्शन परीक्षण भी किया गया है, जिसके तहत पत्थर से भरी एक मालगाड़ी ब्रिज से होकर गुजरी है। मालगाड़ी में 2 इंजन और 11 डिब्बे थे। इस ब्रिज के बनने से मंडपम से रामेश्वरम के बीच दूरी कम हो जाएगी। घंटों में तय होने वाला सफर भी मिनटों में पूरा हो जाएगा। मौजूदा समय में जो लोग भी रामेश्वरम जाते हैं, उन्हें रामेश्वरम पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लगता है, लेकिन इस ब्रिज के बनने से रामेश्वरम जाना न सिर्फ आसान हो जाएगा, बल्कि काफी समय भी बचेगा। नए पम्बन ब्रिज की कुछ और खासियत आपको जाननी चाहिए, क्योंकि नए पम्बन ब्रिज की खासियत और तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, आपको बता दें नया ब्रिज पुराने से 3 मीटर ऊंचा है और ब्रिज की लंबाई 2.2 किलोमीटर बताई जा रही है। हालांकि रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले इस ब्रिज को लेकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, खाड़ी पर बना भारत का ये
सबसे लंबा ब्रिज है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से ब्रिज का निर्माण हुआ है। आपको बता दें, बड़े जहाजों की आवाजाही में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो नए पंबन ब्रिज की खासियत हमने आपको बताई है, लेकिन यह भी जानिए कि कैसे मौजूदा समय में जो पुराना ब्रिज है उस पर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन इस नए ब्रिज पर ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मतलब साफ है, सफर पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। पुराने पुल से जब नाव की आवाजाही होती है तो उसको मैनुअल खोला जाता है, जिसमें 40 लोग एक साथ मिलकर उसे ओपन करते हैं, लेकिन नए पुल को हाइड्रोलिकली ओपन किया जाएगा, जिसमें सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगेगा और ये इतना ऊपर होगा कि बड़े जहाज भी आसानी से गुजर सके। आगे बढ़ेंगे। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फंड की तंगी से जूझ रही है। आपको बता दें, कमाई बढ़ाने के लिए जेएनयू अपनी 2 प्रॉपर्टी किराए पर देने या रीडेवलप करने की योजना बना रही है, ताकि फंड की कमी को दूर किया जा सके। जेएनयू प्रशासन का कहना है कि केंद्र सरकार से मिलने वाला फंड कम पड़ रहा है, जिससे निपटने के लिए जेएनयू प्रशासन लीज आउट का प्लान बना रहा है। इसके अलावा बिजली बिल में कटौती के लिए कैंपस में बड़े सोलर प्लांट लगाने पर भी बात चल रही है। खबर आपने सुनी, अब खबर को लाउड एंड क्लियर अंदाज में जरा समझिए। जेएनयू के वित्तीय संकट का कारण क्या है? बड़ा सवाल है। हालांकि जेएनयू का वित्तीय संकट दूर कैसे होगा और जेएनयू प्रशासन की इससे निपटने की तैयारी क्या है, आपको हम बताते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे जेएनयू प्रशासन किराए पर देने की प्लानिंग कर रहा है। दिल्ली के मंडी हाउस में गोमती गेस्ट हाउस नाम से जेएनयू की प्रॉपर्टी है और दिल्ली के 35 फिरोजशाह रोड पर भी जेएनयू की प्रॉपर्टी है, जिसमें यूजीसी और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है। जेएनयू कैंपस में भी राष्ट्रीय संस्थानों के दफ्तर हैं। जेएनयू का लीज आउट प्लान, जिसके बारे में ये जानकारी आपके सामने रखी है। हालांकि गोमती गेस्ट हाउस के बारे में जानिए, जहां प्रॉपर्टी से कमाई बहुत कम, मेंटेनेंस खर्च ज्यादा बताया जा रहा है और पीपीपी के तहत ही डेवलप करने का प्लान है। वहीं 35 फिरोजशाह रोड, जो कि यूजीसी का हेड ऑफिस है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के मुख्यालय को रीडेवलप करने का प्लान है और कैंपस में मौजूद राष्ट्रीय संस्थान किराया वसूलने की योजना है। इसको लेकर आय का नियमित स्रोत ये बनेगा, फंड जुटाने में भी मदद मिलेगी। अब गोमती गेस्ट हाउस से टीवी9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। यह है गोमती गेस्ट हाउस, जो कि लंबे समय से जेएनयू प्रशासन के अधीन है। अब ऐसी बात सामने आ रही है कि जेएनयू अपने फंड क्राइसिस को पूरा करने के लिए इन तमाम प्राइम प्रॉपर्टीज को कमर्शियलाइज कर सकती है, प्राइवेट हाथों में दे सकती है, जिसके बाद उन्हें एक तय आमदनी आएगी और उससे फंड क्राइसिस को पूरा किया जा सकेगा। अब आने वाले समय में ये गोमती गेस्ट हाउस प्राइवेट हाथों में लीज आउट किया जा सकता है, जिससे कि यूनिवर्सिटी को एक तय आमदनी हो सके। इसके अलावा 35 फिरोजशाह रोड पर भी एक बिल्डिंग है, जिसको कि रीडेवलप करने की योजना बनाई जा रही है। उसके अलावा जेएनयू कैंपस के भीतर ही ऐसे 10 राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जिनसे योजना है कि आगे चल के उनसे रेंट एग्रीमेंट बनाया जाएगा और उसके बाद उनसे किराया वसूला जाएगा। इस बाबत शिक्षा मंत्रालय से बातचीत करने की और चर्चा करने की भी बात सामने आ रही है। अब एक इंटरेस्टिंग खबर, और खबर चीन से। चीन के अमीर परिवारों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चीन के संपन्न लोग अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे और हालत यह है कि उन्होंने अपनी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी को भी अब त्याग दिया है। ऐसे में चीन में पेशेवर माता पिता का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, प्रोफेशनल पेरेंट्स। जहां अमीर कपल अपने बच्चों की देखभाल के लिए प्रोफेशनल पेरेंट्स को हायर कर रहे हैं। और इस अहम खबर में एक एक डिटेल अब आप जानेंगे तो वाकई चौंक जाएंगे। हालांकि लाउड एंड क्लियर अंदाज में खबर आपको हम समझाएंगे, जहां ये भी बताएंगे कि आखिर प्रोफेशनल पेरेंट्स की खासियत क्या है और प्रोफेशनल अभिभावक किस तरीके की सेवाएं देते हैं, यानी इनसे किस तरीके की सर्विसेज ली जाएंगी। और चीन में प्रोफेशनल पेरेंट्स की आखिर डिमांड इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, इसके सामाजिक प्रभाव क्या है, इस लिहाज से खबर को समझिए। और ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि चीन में ये जो नया ट्रेंड है, लोग बच्चों की देखभाल के लिए प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोगों को हायर करना चाह रहे हैं। पैसा देकर ऐसे प्रोफेशनल लोगों की भर्ती की जा रही है जो उनके बच्चों की देखरेख कर सके। ऐसे लोगों को पेशेवर माता पिता कहा जा रहा है। आमतौर पर अमीर परिवारों में बच्चों के लिए ट्यूटर्स और नानीज रखी जाती हैं, लेकिन अब बच्चों की देखभाल के लिए ऐसे लोग रखे जा रहे हैं जो काफी पढ़े लिखे हों, बच्चों के भी मनोविज्ञान को समझते हैं। इसके लिए खास तौर से हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और साथ ही सिंगापुर, आपको बता दें, यूनिवर्सिटीज के लोगों की भर्ती की जा रही है और उन्हें हर महीने
सुनिए जरा, उन्हें हर महीने सैलरी के तौर पर करीब 1,17,000 रुपए से 3,52,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। तो यह है प्रोफेशनल पेरेंट्स का पे पैकेज। वैसे आया और नैनीज के काम के विपरीत ये ऊंची डिग्री और स्किल वाले प्रोफेशनल्स माता पिता बच्चों की रोजाना की एक्टिविटीज और इमोशनल जरूरतों का ध्यान रखते हैं। वो बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, होमवर्क कराते हैं, बच्चों के साथ ट्रैवल भी करते हैं और प्रोफेशनल माता पिता के काम के घंटे परिवार की जरूरत के मुताबिक होते हैं। काम में ऑन साइट और लिव इन दोनों सर्विसेज शामिल होते हैं। और अब बात करते हैं देश पर आए आसमानी आफत की। आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से त्रिपुरा में भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से त्रिपुरा में बाढ़ जैसी स्थिति है। तस्वीर आपके सामने, घरों में पानी आ गया है, सड़क पर सैलाब उमड़ गया है और शहर भी दरिया बन चुके हैं। तस्वीर आपके सामने, लोगों की कमर तक पानी भर चुका है। इसी बीच अपने काम पर लोग जाने को भी मजबूर है। देखिए महिला की ये तस्वीर, सामान हाथ में ढोते हुए किसी तरह इस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रही है। रिहायशी इलाके में पानी भरने से लोगों कई जगहों पर घरों में कैद हैं और जहां स्थिति बद से बदतर हो गई है वहां फंसे लोगों को सड़क पर ही नाव चलाकर बाहर निकालने का प्रयास जारी है। बाढ़ की वजह से त्रिपुरा में 12 लोगों की जान गई है, 2 लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा असर अगरतला, उदयपुर, कैलाशहर और पूरा गोमती जिला, दक्षिण त्रिपुरा जिला, उनाकोटी जिला, पश्चिम त्रिपुरा पर इसका असर पड़ा। अब मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ बारिश ने लोगों की मुश्किल कैसे बढ़ा दी है। भारी बारिश के बाद इम्फाल के निचले इलाकों में पानी भर गया है और बारिश के बिगड़े हालात के बाद इम्फाल के डिप्टी कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तस्वीर लखीमपुर खीरी की आपके सामने, जहां बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी का पानी सड़क पर बह रहा है। इसी तेज बहाव में 2 बाइक सवार फंस गए। पानी के तेज बहाव में बाइक बहकर सड़क से नीचे चली गई और बाइक पर एक महिला भी थी, वो भी पानी में बहने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर दोनों बाइक सवार की जान बचाई। राजस्थान के जैसलमेर इलाके में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने सब कुछ जलमग्न कर दिया। प्रशासन के मुताबिक जैसलमेर के 80 गांव में बाढ़ आ गई है। ग्रिड सब स्टेशन तक पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जैसलमेर में कल 590 mm बारिश हुई है और प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल दिया है, सुरक्षित जगह पहुंचाया है गया है। और जम्मू कश्मीर में गठबंधन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, सभी 90 सीटें मिलकर लड़ेंगे। फेज के हिसाब से सीटों का ऐलान होगा। इंडिया गठबंधन में सीपीएम भी शामिल, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं। Then we will look into these things. सर आप बोले No doors are closed for anybody. सर आप बोले रेस्टोरेशन ऑफ 335A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कानूनी आपने लड़ाई हमारा जारी रखेगी। अब कांग्रेस इसमें मुझे ये आपके साथ बताइए है? साहब, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी फिर ये सवाल सर वही पूछते पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? हैं। सुनिए साहब, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछें। हमारा ये है और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। सर कश्मीर में कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली इस अलायंस में और नेशनल? आप देख लेंगे, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अभी कुछ दिन ठहर जाइए, पहला फेज आपके सामने आ जाएगा, फिर सेकंड फेज आ जाएगा, फिर थर्ड फेज आ जाएगा। जो फेज वाइज आप रिलीज यहाँ सर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर आपने कहा था कि आप अभी जो है रिटायर नहीं, आप सीएम बन सकते हैं, तो क्या वो हम देख सकते हैं आगे? देखिए ये सवाल मत कीजिए, चलिए बेहतर है। इरफान हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, कुछ ही घंटों में 2 महत्वपूर्ण बयान। फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं सभी 90 सीटों पर मिलकर लड़ेंगे। राहुल गांधी भी कह चुके हैं गठबंधन होगा लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान पहले। संकेत क्या है? देखिए बिल्कुल 1 घंटे के मंथन के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कुछ ही देर पहले हमसे बात की और उन्होंने ये साफ कर दिया, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम का भी जिक्र किया, वो ऑन बोर्ड है। आज शाम तक अलायंस को लेकर डॉक्यूमेंट साइन होंगे, गठबंधन तय हो गया है और पूरे 90 सीट्स पर लड़ेंगे। और मैंने फारूक अब्दुल्ला से ये भी पूछा कि क्या राहुल गांधी का जो स्टेटहुड को लेकर रिमार्क्स था उसके हवाले से क्या बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड इज इम्पोर्टेंट
और हम इंडिया अलायंस के साथ है इस विषय पर और हम यूनाइटेड है। तो साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने 3 बार इस बात का जिक्र किया कि बैठक जो है वो बड़ी कॉर्डियल तरीके से हुई और वो बहुत खुश है इस बैठक के बाद। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में फिलहाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन स्पष्ट हो गया है। शाम तक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन साथ ही में ये भी जिक्र किया, जब पीडीपी के हवाले से सवाल पूछा गया कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं और को जो भी अलायंस में आना चाहता है वो आएंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेताओं से भी मैंने बात की, उनका ये मानना था कि जम्मू कश्मीर में जो भी भाजपा विरोधी पार्टीज हैं उनके साथ हम अलायंस करने में ओपन है। तो कहीं ना कहीं 2 बड़े बयान फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ अभी कुछ देर पहले दिए, जिसमें बैठकों का दौर खत्म हो चुका है, फैसला हो चुका है, अब 4 ऐलान होना बाकी है। नजर बनाए रखे इरफान, आगे भी इस बारे में आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया।